कहाँ तक हुआ था? बस बस हो गया, डिस्कशन खत्म। कहाँ तक हो गया था? लास्ट चैप्टर का ग्रोथ हो गया था ना, डेवलपमेंट करना था ना। चलो आज थोड़ा, हाँ ठीक है, अरिथमेटिक। हम्म, ठीक है। डेवलपमेंट में देख लेना कि डेवलपमेंट में क्या रहेगा, जितने भी चेंजेस थे प्लांट में, कहाँ से, जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक, सेनेसेंस मतलब डेथ तक का। हो गया लक्ष्य, बाद में देखना, सब चीजों को रख दो। अब जब प्लांट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पे थे तो वो अलग अलग क्या शो कर रहे थे, वहां पर रेस्पॉन्सेज दे रहे थे एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, तो उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जा रहे थे। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं। तो प्लास्टिसिटी मतलब क्या रहेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से हाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहे थे, उसे हम प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं वहां पे। और एक हेट्रोफिली भी रहेगा। हेट्रोफिली किसमें दिखता है, कॉटन, कोरिएंडर और क्या रहेगा, बटरकप के प्लांट्स रहेंगे यहाँ पे। तो कॉटन और कोरिएंडर में लीव्स जो रहेगा जुवेनाइल और एडल्ट प्लांट्स में वो डिफरेंट रहता है मॉर्फोलॉजिकली, मतलब पहले जब स्टार्टिंग रहेगा और एंडिंग रहेगा दोनों टाइम में अलग अलग रहेगा। बटरकप में भी लीव्स जो है वो पानी के नीचे रहती हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहेगा किससे, पूरा वो टेरेस्ट्रियल वाले से, मतलब बटरकप में टेरेस्ट्रियल भी है और सबमर्ज वाटर के अंदर भी है, तो वो दोनों क्या रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहेंगे। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स ग्रोथ को अफेक्ट करती है, एक एंडोजीनस और एक क्या रहेगा, एक्सोजीनस। तो हम लोग कंडीशंस पहले देखेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कौन सा रहेगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और क्या रहेगा, जिब्रेलिन, गिब्रेलिन, जिसको जो पढ़ना है वो है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एक क्या रहेगा, एब्सिसिक एसिड। तो हम लोग क्या, मैं क्या बता रही थी तुम लोग को यहाँ पर, एंडोजीनस और एक एक्सोजीनस। बटरकप प्लांट होगा, उसमें नहीं दिया तुम लोग का बटरकप का, मैंने भी ऐड करना भूल गया, दिया है उसमें ना। हेट्रोफिली दो दिखाता है क्लास पर, यानी कि बटरकप वाला और एक तुम्हारा कोरिएंडर का दिया है। तो बाद में खोजो अब तुम। अब कंडीशंस जो हैं, ये पांचों कंडीशंस हैं, वही हमारा पहले हम देखते हैं एंडोजिनस ग्रोथ देखते हैं। तो एंडोजिनस में क्या देख रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि क्या कर रहे हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, उससे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स बोल रहे हैं। अब केवी थिमेन ने यूज किया था इस टर्म, मतलब टर्म कौन सा, फाइटो हार्मोन, किसके लिए, हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट्स के लिए। तो नॉर्मली हम उसको कंबाइंड में फाइटो हार्मोन्स भी बोल रहे हैं। तो कौन सा है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एक क्या रहेगा, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या रहते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और ये तीनों क्या रहते हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या रहेंगे, रेगुलेटर्स हैं और इनहिबिटर्स हैं। अब पहला हम किसका देखते हैं, ऑक्सिन का। तो सबसे पहला क्या रहेगा, जो सिंथेसिस ऑफ साइट इसका कौन सा रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहीं पर रहेगा, सिंथेसिस होगा डेवलपिंग लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स में। फिर कुछ नेचुरल ऑक्सीजन के नाम याद रखने हैं, वो है कौन से, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसके फुल फॉर्म्स भी पूछते हैं, IAA और IBA है। उसके बाद कौन सा रहेगा, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी कि 2,4-D। ठीक है, उसके बाद 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड रहेगा, 2,4,5-T है। उसके बाद नैप्थलीन एसिटिक एसिड, NaA। तो तुम लोग को एग्जांपल्स पूछा जाएगा अगर नेचुरल ऑक्सीजन का, तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड रहेगा। सिंथेटिक में कौन सा रहेगा, 2,4-D, 2,4,5-T, ये सब एग्जांपल्स रहेंगे इसके। ओके, लिख लो नेचुरल और सिंथेटिक को अलग अलग। लक्ष्य वेट कर रहा था कि मैम कब बोलेगी लिखने के लिए। दो दो एग्जांपल्स, और इसमें ना 2,4-D लिखना और NaA को लिखना, हाँ नैप्थलीन एसिटिक एसिड को। उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन कैसे आया।
हाँ, ऑक्सिन के अंदर नेचुरल और सिंथेटिक। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड। और सिंथेटिक में 2,4-D का 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और एक नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नहीं पढ़ाना चाहते ना तुमको, ज्यादा मेहनत कराना है मतलब। हो गया। स्टोरी शुरू करते हैं जल्दी। चलो, अब डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, यूनिलैटरल फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स, फ्लैरिस कैनारियंसिस के ऊपर। एक प्लांट है ग्रास टाइप का, उसके ऊपर किया था। उन्होंने ये देखा जब सीडलिंग्स जो हैं वो किससे, लैटरल लाइट आ रही है उसके ऊपर। लैटरल मतलब एक साइड से उसकी जो लाइट आ रही है, किसके ऊपर, सीडलिंग्स के ऊपर। तो फिर क्या हो जा रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, कहां से कहां, अपर टिप से लोअर तक। मतलब ऊपर पे डायरेक्ट आ रहा है तो वो नीचे की तरफ भी जा रहा है। फिर उसके बाद इससे क्या हुआ कि वो बाद में बेंड होने लग गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, बॉयसन जेंसन ने डिस्क्राइब किया कि इसमें क्या रहता है, केमिकल रहता है जो टिप से लेके लोअर पार्ट तक आता है। तो जो पाल थे उन्होंने ये बोला कि ये जो केमिकल है वो मूव कहाँ होती है, डाउन द कोलियोप्टाइल्स। कोलियोप्टाइल्स मतलब जो टिप रहेगा ग्रास का या किसी भी प्लांट का, कोलियोप्टाइल्स रहेगा, उसके साइड साइड से हर जगह से वो क्या हो रही है, नीचे आ रही है। मतलब एक ही लाइन पे नहीं, हर जगह से नीचे आ रही है। तो वो क्या करेगा, वो ग्रोथ क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, FW वेंट। उन्होंने क्या किया था, कंडक्ट किया था ये वाला, ये मेन रहता है डार्विन के बाद का। तो उन्होंने क्या किया था, एविना कोलियोप्टाइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने टिप ऑफ द जो कोलियोप्टाइल है उसको कहाँ रखा था, अगार ब्लॉक पे। इसका जो टिप है इसको अगार ब्लॉक पे रखा। फिर क्या किया, उसको स्मॉलर ब्लॉक्स में कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो अगार ब्लॉक रहेगा क्या हो जाता है वो, देखो ये ब्लॉक को जब इसमें प्लेस किया तो एक साइड जो है वो नीचे चला जा रहा है और एक साइड ऊपर की तरफ है। जो ऊपर का जो पार्ट रहता है वो क्या होने लग जाता है, कर्व शो करने लग जाता है, बेंडिंग शो करने लग जाता है। वो ये बोल रहा है ये जो ऊपर का पार्ट रहेगा वो बेंडिंग शो करेगा। तो उसी से क्या पता चलता है कि कोलियोप्टाइल जो है वो डार्कनेस में भी बेंट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ से वो पूरा बेंट हो रहा है। तो कोलियोप्टाइल डार्कनेस में भी क्या होगा, बेंट होगा। तो लास्ट में यही चीज याद रखना कि ऑक्सिन जो है वो कहां पर प्रेजेंट था, अगार ब्लॉक में प्रेजेंट था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेंडिंग हुआ। तो फिर ये किसने किया था, FW वेंट ने। एक और बार अच्छे से समझना इसको, ये ब्लॉक को कहाँ रखा गया था, किसके ऊपर रखा गया था, कोलियोप्टाइल के ऊपर रखा गया था। तो कोलियोप्टाइल वहां पर क्या होने लग गया, बेंट होने लग गया टोटल डार्कनेस में। क्यों होने लग गया, क्योंकि अगार में क्या प्रेजेंट था, ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट थे, इस वजह से हुआ। फिर लास्ट में कोगल और हैगल ने जो देखा था, उन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को, कहां से, ह्यूमन यूरिन से किया था। तो उन्होंने आइसोलेट किया था दूसरा ऑक्सिन भी ह्यूमन यूरिन से, जिसको नॉर्मली ऑक्सिन ए ऑक्सिन बी बोलने लग गया था, और हेट्रो ऑक्सिन, जो कि बाद में क्या हुआ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि वो एक नेचुरल क्या है, ऑक्सिन है जो कि ह्यूमन बॉडी का है।
तो इसमें से साइंटिस्ट के नाम कौन सा याद रखोगे? पहला डार्विन का याद रखोगे, FW वेंट। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो FW वेंट ही उसने एक्सपेरिमेंट किया था और ऑक्सीजन का बताया था, तो उसका नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, जैसे कि हायर कंसेंट्रेशन पे देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या करती है? शूट ग्रोथ, और लोअर तरफ क्या रहेगा? लोअर कंसेंट्रेशन में रूट ग्रोथ, मतलब ऊपर की तरफ शूट का, नीचे की तरफ रूट का। उस तरफ नीचे कंसेंट्रेशन कम रहेगा, ऊपर का कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। अब ये और क्या करता है? इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट ग्रोथ को भी और प्रमोट करता है सेकेंडरी रूट ग्रोथ। मतलब जैसे ये प्राइमरी वाला रूट है वो क्या करेगा? उसको एक टाइम के बाद रोक भी देगा, ठीक है, और क्या प्रमोट करेगा कि उससे सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या हो, निकले, रूट्स भी निकले। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है? सेल इलोंगेशन। कैसे करेगा? उसका ऑस्मोटिक सॉल्यूट जो है सेल के अंदर उसको क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सेल एनलार्ज होगा। ऑक्सीजन और क्या करता है? फोटोट्रॉपिक कर्वेचर ऑफ द शूट, मतलब कर्व बेंडिंग जो रहेगा वो ऑक्सीजन का ही काम रहेगा। और क्या होता है? ये शेडी साइड ऑफ द शूट में, मतलब जहां पर क्या है, धूप कम आ रहा है, वहां पर जाके वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है और इलोंगेशन करती है सेल का, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाता है शूट का। तो ऑक्सीजन कैसे बेंडिंग ऑफ शूट को मतलब उसको इंक्रीज कैसे कर रहा है या बेंडिंग ऑफ शूट कैसे कर रहा है बोलने से, वो क्या करेगा? पहले सबसे पहला तो वो क्या करेगा? एक्यूमुलेट होगा किस तरफ? शेडी साइड के ऊपर। उसके बाद वो क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा सेल का, जिसकी वजह से बेंड होना शुरू होगा। हाँ, वहां जमना शुरू हो जाता है वो। उसके बाद क्या होने लगता है? वो इलोंगेट करने लगता है वहीं पर। जैसे यहाँ देखो, ऑक्सीजन स्प्रेड इक्वली बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट से बोला, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लाइट एक साइड है, लाइट एक साइड नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा? इसी साइड से क्या होना शुरू हो जाता है? बेंड करना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा शूट टिप का बता रहा है, लाइट के तरफ इसका जो रहेगा, ये पूरा कोलेप्टल ग्रास रहेगा उसका। सेल देखो, ऑक्सीजन हार्मोन कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन बेंड करने का मतलब ग्रो कर रहा है उसी तरफ, और लाइट की तरफ वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, वो है। अब नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स, और लैटरल शूट इनिशिएशन प्रेजेंट नहीं है इसमें। लैटरल शूट इनिशिएशन मतलब क्या रहेगा? साइड से जितने भी शूट्स निकलेंगे उसका इनिशिएशन यहाँ से नहीं होगा, ऑक्सीजन वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये किसके लिए है? एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स, यानी कि पूरे ग्रोथ के लिए वो पूरा रहेगा। अब नेक्स्ट, एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। एब्सिशन मतलब उसका झड़ना, रुकना, ठीक है, तो वो रुक जाएगा। कौन करता है? जैसे हम ऑक्सीजन को अप्लाई करेंगे, जैसे कहीं जल्दी जल्दी झड़ जा रहा है फूल पौधे, हम क्या करेंगे? हार्मोन कौन सा डालेंगे? ऑक्सीजन वहां पर डालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्री हार्वेस्ट जो है वो फ्रूट जो है वो डेड नहीं होती या गिरती नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशंस देखते हैं, तो ये क्या रहेगा? ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, ये क्या करता है? पार्थेनोकार्पी कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है उसको। पार्थेनोकार्पी मतलब क्या? पार्थेनोकार्पी मतलब एक, हाँ, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, जो एक पेरेंट है वही रिप्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो एप्लीकेशन अगर हम स्टिग्मा में डाल रहे हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर, इमैस्कुलेटेड मतलब जहां से एंथर को काट दिए हैं हम लोग, उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन डाल रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या हो जाता है? वो खुद से क्या करना शो करेगा? रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। उसके बाद टोमेटो, टोबैको, फिग, लीची, पेपर, इससे क्या होती है? राइपनिंग भी होती है फ्रूट्स की, ऑक्सीजन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। अब और सीड सेट में, तो ये पूरा फ्रूट सेट को भी बढ़ा रहा है, मतलब कहीं एक दो फ्रूट हो रहा है तो उसको ज्यादा करने में भी हेल्प कर रहा है, ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है कि अच्छे फ्रूट या फ्लावरिंग हो प्लांट में, उसलिए। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? मास ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलस, टिश्यू कल्चर के टाइम पे। तो टिश्यू कल्चर तुम लोगों को पता है क्या होता है? छोटा सा प्लांट बॉडी से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाना, उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो कैलस जो पोर्शन होता है वो होता है कौन सा? जैसे कोई प्लांट बॉडी है, उससे नया नया जैसे निकलता है, कोई रेड कलर का छोटे छोटे पौधे में से ब्रांचेस निकलते हैं, उसमें क्या रहता है? कोई भी मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको निकाल के हम टिश्यू कल्चर करते हैं। तो जो इन्फेक्शन नहीं रहता है उस पार्ट को हम कैलस बोल रहे हैं। कैलस को निकाल के उसको फिर डिवाइड करते हैं और टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाते हैं। अब इसमें देखना, वीडी साइट्स देखते हैं, इसका है 2,4-D जो हम पढ़े हैं, और 2,4,5-T, ये दोनों वीडी साइट्स, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को किल करेंगे, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? हर्बिसाइड्स।
इसमें क्या रहता है, किल करता है ये वुडी पेरेनियल वीड्स को। अब ये कैसे करता है, ये उनका फोटो सिस्टम 2 जो चल रहा है उनके अंदर प्रोसेस, किसके अंदर, वीड्स के अंदर, उसको ब्लॉक कर देता है। अब नेक्स्ट सेक्स एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। तो डायशियस प्लांट्स, डायशियस प्लांट्स में क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो जेनेटिकली क्या रहती है, मेल प्लांट्स जैसे कि कैनाबिस सटाइवा में, वहीं पर उसका प्रोडक्शन होता है फीमेल फ्लावर्स का भी डायशियस में। और मोनोशियस में जैसे कुकुम्बर हो गया, उसमें क्या रहेगा, फीमेल फ्लावर जो है वो क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी या किसमें, और उसके बाद मेल फ्लावर में वो पहले फीमेल रहेगी, फिर वो क्या बन जाएगी, मेल। तो ये उसमें होता है किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। तो ये पूरा प्रॉपर्टीज रहेगा एक एक करके ऑक्सिन का। ऑक्सिन से क्या हो रहा है, फ्लावर इनिशिएशन भी होता है किसमें, पाइनएप्पल और लीची में। ठीक है, इतना था ऑक्सिन का। और कुछ तो ना इसमें तुम लोग ना, मैं बता दे रही हूँ एक एक पॉइंट्स अच्छे से। हाँ, जैसे कि इसमें ना तुम लोग सोना नहीं, रूट और शूट ग्रोथ कंसेंट्रेशन, पहला पॉइंट उसका ग्रोथ प्रमोट हो रहा है। दूसरा क्या रहेगा ये, हाँ सेम उसी का है। सेकंड क्या रहेगा, सेल एलोंगेशन, किसका, ऑक्सिन का। उसके बाद थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि एक एक से गिव रीजन जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एपिकल डोमिनेंस हो गया। उसके बाद है एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्रूट और फ्लावर, ये कौन सा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो है उसके एप्लीकेशंस में जो जो है कहां पर उसको अप्लाई कर रहे हैं वो रहेगा। तो 4 पॉइंट इसमें लिख लो पहले। पहला कौन सा था, रूट एंड शूट ग्रोथ। क्या हो गया, हाँ फर्स्ट लिख लो रूट एंड शूट ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट में सेल एलोंगेशन। थर्ड पॉइंट में एपिकल डोमिनेंस। फोर्थ पॉइंट में एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद लिखना एप्लीकेशंस करके ऑक्सिन के अंदर का। एप्लीकेशंस लिखो। फर्स्ट में टिश्यू कल्चर, सेकेंड में वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स। थर्ड में सेक्स एक्सप्रेशन। और फोर्थ में फ्लावर इनिशिएशन। ये सब मैं पॉइंट्स में बोल दी हूँ, इसको जब पूरा लिखना है लेकिन किससे क्या होता है करके, सिर्फ मैं बता दी हूँ कि कौन से पॉइंट्स रहेंगे इसमें। नेक्स्ट कौन सा आता है, जिब्रेलिन देखते हैं इसमें। तो जिब्रेलिन जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में रहता है। तो लगभग कितने जिब्रेलिन्स हैं, 100 जिब्रेलिन्स हैं जो आइसोलेट हुए हैं और रिपोर्ट किया गया है। जिब्रेलिक एसिड को हम डिनोट करते हैं किससे, Ga3 से। कौन सा वाला, जिब्रेलिक एसिड का याद रखना है, Ga3। तो इसका ये फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला कितना है, C9H22 रहेगा और कितना रहेगा, O6 रहेगा। तो जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मूला है ये। अब इसमें देखो इसकी डिस्कवरी में क्या थी, सबसे पहले क्या हुआ कि कुरोसावा ने, ई कुरोसावा नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि राइस प्लांट जो थे वो इन्फेक्ट हो गए थे फंगस से, जिसका नाम क्या था, जिब्रेला फुजिकुरोई था।
तो उन्होंने इसमें देखा कि उससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो जा रहा है स्टेम का, तो डिसीज का नाम दे दिया गया बैकने या फिर फूलिश सीडलिंग। ई कुरोसावा ने किसके ऊपर किया, उन्होंने देखा कि राइस प्लांट्स जो है वो कौन से फंगस से इन्फेक्टेड थे, जिब्रेला फुजिकुरोई से। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि स्टेम बहुत ज्यादा इलोंगेट हो रहे हैं, तो उस डिसीज का नाम दे दिया गया फूलिश डिसीज या बैकने। उसके बाद जो फंगस फ्री एक्सट्रैक्ट था, मतलब जहां पर फंगस नहीं था प्लांट का, मतलब उसको अप्लाई किया गया कहां पर, राइस प्लांट में, तो उसके अंदर कैपेसिटी थी कि वो डिसीज को प्रोड्यूस कर सके। मतलब हम लोग निकाल लिए फंगस फ्री वाला, लेकिन फिर भी देखा गया कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकता था, डिसीज प्रोड्यूस कर सकता था। तो उन्होंने ये बताया कि जो जिब्रेला फुजिकुरोई है, उन्होंने सब्सटेंस दिया था जो रेस्पॉन्सिबल है एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए। अब यबूटा ने उसका नाम क्या दे दिया, जिब्रेलिन उसका नाम दे दिया। फिर बायोसिंथेसिस इसका देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, इसमें जो सिंथेसिस होता है जिब्रेलिन का, वो कंडेंसेशन ऑफ आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से होता है। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तुम लोग मत देखो उसको, लेकिन इतना यहाँ तक का इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये भी समझना, कि हर डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, उसमें क्या था, बेंडिंग था। ठीक है, इसमें क्या था, हर डायरेक्शन पे होगा, जाइलम और फ्लोएम में जैसे हो रहा है, पूरा हर डायरेक्शन पे ये रहेगा। तो साइंटिस्ट का नाम इसमें कुरोसावा, ई कुरोसावा नाम था इसका, तो वो रहेगा। और डिसीज का नाम इसमें बैकने या फिर फूलिश सीडलिंग डिसीज जो रहेगा वो है। क्यों हो रहा था, इलोंगेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से हो रहा था। फंगस कौन सा था, जिब्रेला फुजिकुरोई, और कौन से प्लांट पे था, राइस प्लांट पे। इसके इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वही बता रही हूँ, इसके कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो डिसीज का नाम, या तो साइंटिस्ट का नाम, या तो फिर क्या रहेगा, प्लांट का नाम या फंगस का नाम। तुमको डिसीज का नाम चाहिए, तुमको थोड़ी चूज करने बोला गया है। इसमें देखते हैं इसका जो भी है यूजेस जो भी रहेगा। इलोंगेशन क्या होगा, इंटरनोड्स का, इंटरनोड्स मतलब नोड क्या होता है, वो तो इंटरनोड है। नोड कहाँ से होता है, जहां से लीफ निकल रही है उसको नोड बोल रहे हैं। तो इसमें सेल एक्सटेंशन हो रहा है, सेल डिविजन होगा, जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोड इलोंगेशन में ही काम कर रही है। उसके बाद फ्लावरिंग एक्सिस भी इसमें इंड्यूस होता है, जैसे रोजेट प्लांट्स होता है, कॉलीफ्लावर, मतलब ऐसे रोजेट प्लांट्स जितने रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। ठीक है, पहला एक पढ़े थे हम लोग आज डेवलपमेंट में, प्लास्टिसिटी एक पढ़े थे। उसके बाद अभी जिब्रेलिन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बोल्टिंग, भूल गए। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, बोल्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, किसको, जिब्रेलिन को। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन में कर रहा है। जो फ्लावरिंग एक्सिस रहता है वो किस में इंड्यूस हो रहा है, रोजेट प्लांट्स में। फ्लावरिंग एक्सिस मतलब जहां से फ्लावर खत्म हो रहा है ना, जहां पे फ्लावर बन रहा है, तो वो रोजेट प्लांट्स भी बना रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोल्टिंग बोलते हैं, इसलिए इसको बोल्टिंग हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पी में भी यूज रहेगा, इसको इंड्यूस करते हैं किसमें, एप्पल और पीच में। उसके बाद सीड जर्मिनेशन, सीड किससे ट्रीट करवा रहे हैं हम, जिब्रेलिन से, जो जर्मिनेट हो रहा है किसमें, डार्क में। अदरवाइज इसमें क्या चाहिए रहेगा, ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए रहेगा जर्मिनेशन के लिए। डोरमेंसी देखते हैं, डोरमेंसी मतलब सीड जो है वो सो जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने हिसाब से नहीं मिलता जर्मिनेट होने के लिए। तो जिब्रेलिक एसिड ब्रेक करती है किसको, डोरमेंसी ऑफ द सीड को। तो ये सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए। नहीं समझे तुम उसको, ये सब्स्टिट्यूट रहती है कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए बोला है। जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो उसकी डोरमेंसी रहती है ना उस टाइम पे, तो ये रहता है, बाद में निकालते हैं तो जर्मिनेट होता है, तो इसको हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्या रहेगा इसका, सेक्स एक्सप्रेशन देखते हैं, तो ये हेल्प करता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स के लिए। उसके बाद हाइड्रोलिटिक, हाँ हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, इसमें कौन सा रहता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम रहता है। लक्ष्य क्या कर रहे हो, बहुत बचा है, अगला लेक्चर लग जाएगा इसका। ठीक है, हम्म, नहीं नहीं नेक्स्ट तक हो जाएगा।
जर्मिनेटिव सीड्स में क्या रहता है, हाई कंटेंट ऑफ जिब्रेलिन्स रहता है, जो जर्मिनेशन हो रहा है क्योंकि वो डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है। तो इससे क्या होता है, वहां पर सिंथेसिस कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा अमाइलेज होता है, किसमें, एल्यूरोन लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म। अब तुम्हारा सीड याद है तुमको, क्या रहता है उसमें, सीड जैसे बना, सीड जैसे बना रहता है, एक साइड में एंडोस्पर्म रहता है और एक साइड में एम्ब्रियो रहता है, यहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है और ये एंडोस्पर्म रहता है, और यहाँ जो लेयर रहता है एंडोस्पर्म का उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एंडोस्पर्म का लेयर एल्यूरोन है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव दे रहा है, क्योंकि वहां पर फूड प्रेजेंट है एंडोस्पर्म में। अब नेक्स्ट ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज करता है किसको, स्टार्च को, किस क्या बनाने के लिए, शुगर, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब GA3 में जितने भी GA3 ट्रीटेड सीड्स होती है, मतलब जिनके अंदर प्रेजेंट होता है और एल्यूरोन लेयर उसमें नहीं होता है, तो जो एमोलाइटिक एक्टिविटी होती है वो क्या रहेगा, उसको एनहेंस कर रहा है। तो यहाँ पर तुम लोगों का यूजेस में पहला कौन सा था, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, पार्थेनोकार्पी हो गया, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी, सेक्स एक्सप्रेशन, हाइड्रोलिटिक एक्शन, और एक वो रहेगा। तो ये पूरा तुम्हारा यूजेस एंड एप्लीकेशंस में तुम लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। जिब्रेलिन, ये तुम लोग हिस्ट्री को खुद से पढ़ लेना एक बार, पूछता है इसका। अरे तो एनसीईआरटी में तो कुरोसावा दिया है, दिया है, नहीं दिया है, बेकार एनसीईआरटी पे नहीं दिया है। अरे कैसे कर दिए, हे भगवान, ये गलत बात है। मतलब तुम लोग कैसे कैसे पढ़ाई करो यार तुम लोग। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड लिखो। FW वेंट का तो दिया है ना, ऑक्सिन का। एक बार सच में दिखाओ मेरे को, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ओए, सबका नाम दिया हुआ है, मस्ती मत करो तुम लोग, ठीक है। 175 पेज नंबर निकालो, इसमें सबका दिया हुआ है, यहाँ FW वेंट का दिया है, यहाँ पे पुलिस डिसीज का भी दिया हुआ है, सबका हिस्ट्री एक साथ है। यार चलो लिखो अब जल्दी से, कितना काम किए तुमको, लिख के दिए हैं पूरा बुक को। लिखो अब तुम, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स जल्दी लिखो। बोल्टिंग अलग से लिखना इसका। नहीं, बोल्टिंग बस लिखना यहाँ से यहाँ तक का, फ्लावरिंग का। मैं फिर भी कम बता रही हूँ, एनसीईआरटी में और अच्छे से दिया है बल्कि। ये फ्लावर का एक्सिस है ना, ठीक है, यहीं तक वो खत्म हो जाता है और एक रोजेट बना लेता है, मतलब जैसे गोभी है ना वैसी बना लेगा, बस इतना है बोल्टिंग। उसको बौना बना देता है, मतलब फ्लावर एक्सिस वहीं खत्म, वो तो लिखा ही है ना, लाइक कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर गोभी होता है, पता नहीं है। और पत्ता गोभी। अच्छा है, तुम मसालों के नाम लिख कर लेकर आना कल, हिंदी और इंग्लिश में। बच्चे लोग का अच्छा रहता है। हो गया, बोल्टिंग, उसके बाद पार्थेनोकार्पी, सीड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी। लिख लिए, तुम लिख लिए, बाप रे। इसके बाद सेक्स एक्सप्रेशन और हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम अल्फा अमाइलेज।
अल्फा माइलेज जो वो भी एक टाइप का होगी एंजाइम है। यहाँ पर स्टोरी क्या था कि अल्फा माइलेज के सिंथेसिस में जिब्रेलिन्स हेल्प कर रहा है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है वो। तुम लोग का चैप्टर अगर रहता डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी रहता तो फिर उसमें परेशान नहीं होते। सबसे अच्छा चैप्टर था मेरे को लगता है वो। नहीं मतलब बॉडी से रिलेटेड वो सबसे अच्छा चैप्टर था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नहीं फिर तुम लोग कैसे सीखते आगे? सबको अलग अलग फील्ड चाहिए होता है ना। हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, साइटोकाइनिन पे। ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर है और ये अलग अलग डेवलपमेंट, इसका लिख लेना कितना है, C10H9N5O। ठीक है, बहुत टाइम है। साइटोकाइनिन कंप्लीट हो जाएगा, इथाइलिन भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सिलेबस बहुत है। किसका? बहुत है, लास्ट का 3 चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसका वो देखो क्या बोलते हैं, स्टोरी, हिस्ट्री। मिलर एट ऑल और क्या रहेगा इसका, स्कूब, इसका दोनों का नाम है। तो उन्होंने देखा कि जो सेल्स थे किसके, टोबैको के वो डिवाइड हो रहे थे। किससे हो रहे थे, उनके ओल्ड डीएनए मटेरियल या ईस्ट से। तो उन्होंने ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव मशीन में डालते हैं, वो एनवायरमेंट ऐसा रहता है जिससे वो स्टेराइल हो जाता है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो नहीं करेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने किया बहुत टाइम के लिए और आइसोलेट किया एक सब्सटेंस को जिसका नाम क्या था, काइनेटिन था। हायर प्लांट्स में जो सेल डिविजन पिक्चर शो करता है काइनेटिन का, वो आइसोलेट किया गया, उसका नाम क्या दिया गया, साइटोकाइनिन। अब इसका बायोसिंथेसिस किससे हुआ था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से, और सेम उसका जो था आइसोपेंटेनाइल जो पायरोफॉस्फेट था उसी से हुआ था, जो जिब्रेलिन का भी हुआ था इसका भी उसी से। ट्रांसपोर्ट ये कहाँ होता है, वाया ओनली जाइलम, वो दोनों था, ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम रहेगा। तो इसमें तुम लोग को इसका नाम याद रखना है, मिलर एट आलन स्पून। ठीक है तो इसमें बस ये भी याद रखना है, प्लांट कौन सा था इसमें, टोबैको पिथ का था जो डिवाइड हो रहा था। और ये क्या किए उसको, मतलब डिवाइड हो रहा था जब उसको ग्रो किया गया बहुत पुराने डीएनए या ईस्ट में। तो उन्होंने ऑटोक्लेव किया उसको बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम तक, और एक सब्सटेंस निकला उसमें से, उसका नाम क्या था, काइनेटिन था। तो वो याद रखना है इसमें। उसके बाद इसका पहला क्या है, सेल डिविजन। सेल डिविजन में साइटोकाइनेस क्या करती है, रैपिड सेल डिविजन कर रही है और हेल्प कर रही है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। दूसरा इसमें क्या रहेगा, कैलस फॉर्मेशन, और एक क्या रहता है, शूट डिफरेंशिएशन। कैलस जैसे मैं पहले बताई, टिश्यू कल्चर में कैलस का भी फॉर्मेशन कर रहा है, और शूट डिफरेंशिएशन मतलब शूट जो है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में जो बन रही है, तो ये फॉर्मेशन कर रहा है कैलस का, डिफरेंशिएशन। कैम्बियल एक्टिविटी, कैम्बियल में बताई थी, जो मेन स्टेम रहता है वो पूरा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। तो पी स्टेम में ये स्टिमुलेट करता है कैम्बियल एक्टिविटी को, पी का स्टेम कितना ही होगा, ठीक है, तो उसमें कर रहा है वो कैम्बियल एक्टिविटी को। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, लैटरल ग्रोथ है। लैटरल ग्रोथ में ये मेनली क्या कर रहा है, जितने भी आजू बाजू जितनी भी सारी चीजें हैं उसका ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। एक्सीशन ऑफ रूट टिप, इससे क्या हो रहा है, लैटरल ग्रोथ हो रहा है। मतलब तुम अगर क्या करते हो, किसी भी प्लांट को ऊपर से काट देते हो तो साइड साइड से ग्रो करने लगता है, तो इसकी वजह से वो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एपिकल डोमिनेंस जो ऑक्सिन क्रिएट कर रहा था वो सीधा ग्रो कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस को कट कर देंगे तो लैटरल ग्रो करना शुरू कर देगा। सीड डॉर्मेंसी देखना है तो ये क्या करता है, ओवरकम करता है सीड डॉर्मेंसी को भी, और जर्मिनेशन कर रहा है, जैसे कि सीड्स ऑफ लेट्यूस और क्या रहेगा, टोबैको, किसमें, डार्क में भी होगा ये। उसके बाद फ्लावरिंग इंडक्शन, फ्लावरिंग इंडक्शन मतलब फ्लावरिंग भी क्रिएट कर रहा है, जैसे कि डकवीट प्लांट में फ्लावरिंग कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट होता है, तो साइटोकाइनिन किसमें हेल्प करता है, एटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में, नॉन ग्रीन को ग्रीन में बदलने के लिए ये रहेगा।
तो क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे ग्रेना रहेंगे उसमें और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल रहेगा जिससे फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, तो इसमें क्या रहेगा, साइटोकाइनिन किस में हेल्प कर रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, यहाँ से वहां मूव करने के लिए प्लांट्स में। और नहीं होगा, इसका लिख लो, यहाँ से सेल डिविजन, लक्ष्य अभी चला गया है। तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो, कि अति हो जाता है तुम्हारा पढ़ना? ह्यूमन फिजियोलॉजी में नींद नहीं आती ना? हाँ तो ये लास्ट चैप्टर है ना, इसका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। अच्छा है पहले कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा ही है। इसके बाद कौन सा चैप्टर टेस्ट दे रहे हो? एक हफ्ता, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। बस विमांशु हो गया, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। स्कूल में है तुम लोग का, तुम्हारा? तो तुम्हारे स्कूल में हो गया, और तुम्हारा विमांशु चैप्टर भी नहीं मालूम, लिख लिए तीनों? दस दस मार्क का हर एक चैप्टर। नेक्स्ट लिख लो इसको, लैटरल ग्रोथ, लैटरल ग्रोथ के साइड में लिख लेना रिमूव्स एपिकल डोमिनेंस, रिमूव्स एपिकल डोमिनेंस। उसके बाद सीड डोरमेंसी, हाइलिन का है बस, सीड डोरमेंसी नहीं लिखना है तुमको, फिर इंड्यूसिंग फ्लावर या फ्लावरिंग इंडक्शन, फिर क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, यहाँ से वहां पहुंचाने में हेल्प करेगा, क्योंकि जाइलम में सिर्फ सॉल्यूट्स ही है वहां पे, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वाया जाइलम ही रहेगा इसका। हो गया, इथाइलिन कंप्लीट करते हैं आज। इथाइलिन क्या है? हाँ इनहिबिटर है, प्लांट का इनहिबिटर रहेगा, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड भी इनहिबिटर है, एब्सिसिक एसिड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन क्या रहेगा, गैसियस हार्मोन रहता है। स्प्रे हम क्या करते हैं इसमें, 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फेनिक एसिड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटिफॉन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथाइलिन, और इसका नाम ये तो पढ़े होगे ना, ये क्या है, नाम क्या है? हाँ इथीन, इथाइलिन जो भी है, C2H4 इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसका इसका नाम याद रखना है, स्प्रे ऑफ एटिफॉन जो रहेगा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है, विथलॉन। अब इसका स्टोरी, इसका ये है, जो डीएन नेल्यूबोफ थे उन्होंने हाँ उन्होंने क्या बोला कि जो गैस इथाइलिन था कोल गैस से
वो क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था किसको, स्टेम इलोंगेशन को, और जो स्वेलिंग था स्टेम का उसको बढ़ावा दे रहा था। और क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टल जो रहेगा ग्रोथ, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है स्टेम का उसको भी क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था, जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहा था। अब नेक्स्ट यहाँ से एच एच कजिन या आई एच कजिन जो थे उन्होंने क्या किया था, इथाइलिन जो था उन्होंने बोला कि माइट बी अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। फिर गेन ने आया, उन्होंने बोला कि राइपनिंग जो फ्रूट्स पक रहा है वो इसका ही प्रोडक्ट है, इथाइलिन का ही। बर्ग और थिमैन ने बोला कि इथाइलिन जो है वो क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। अब प्रायड क्वेश्चन ने ये बोला कि इथाइलिन जो है वो नेचुरल प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। बायोसिंथेसिस ये मिथियोनिन से बन रहा है, ये रहेगा। ट्रांसपोर्ट ये कहाँ से हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। तो इसमें मेन इसका कजिन्स का है, और हाँ बस कजिन्स और गेन का ही रहेगा। कजिन्स का याद रखना है कि ये नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट है, किस प्लांट प्रोडक्ट रहेगा। और क्या रहेगा इसमें, गेन का क्या रहेगा इसमें, राइपनिंग फ्रूट्स के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है। जो पकाते हैं ना, जबरदस्ती पकाया जाता है आम वाम सब चीजें, ये गैशियस हार्मोन डाला जाता है तो उससे पकता है। तो गैशियस हार्मोन एटिफॉन जो था वही रहता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कॉज कर रहा है ये। दूसरा, राइपनिंग के टाइम पे फ्रूट्स क्या रिलीज कर रही है, इथाइलिन, जो कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या कॉज कर रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, राइपनिंग बढ़ जा रही है, मतलब राइपनिंग हो जा रही है। अब ट्रिपल रेस्पॉन्ड मतलब इसका पहला स्टेम इलोंगेशन, स्वेलिंग, स्टेम इलोंगेट होना रुक जाएगा, स्वेलिंग होगा, और क्या रहेगा, सीडलिंग हुक का फॉर्मेशन होगा वहां पे। सीडलिंग हुक मतलब सीड कहाँ जाएगी आगे, मतलब ग्रो करके कहाँ ग्रो करने का रहेगा उसका। उसके बाद इंटरनोडल इलोंगेशन इसका भी रहेगा, ये सेल एक्सपेंशन कर रहा है इंटरनोडल सेल्स का। और इसको हम डीप वाटर प्लांट्स में, राइस प्लांट्स में भी देख सकते हैं। कौन सा, इथाइलिन का। इसके बाद प्लूम्यूल हुक फॉर्मेशन। प्लूम्यूल क्या होता है, शूट का ऊपर का जो कवरिंग रहेगा वो, तो उसमें जो एटिलियोटेड डाइकॉट्स रहते हैं जिसमें ग्रीन नहीं रहेगा, डेवलप नहीं हुआ रहेगा, प्लूम्यूल जो है वो हुक बनाता है जो कि एपिकल टिप को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। ठीक है, सीड का जो, शूट का जो अपर लेयर रहेगा वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। और क्या करता है, जैसे सॉइल को वो पेनिट्रेट करेगा, हो सकता है उसको इंजरी हो तो उसको भी प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प कर रहा है। फिर सेक्स एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जो फीमेल फ्लावर्स रहती हैं वो एनहेंस होती हैं इससे, इथाइलिन से। एपिनेस्टी इसका एक रहेगा, हाई इथाइलिन लेवल्स क्या शो करती है, एपिनेस्टी शो करती है। इसका मतलब जो ग्रोथ होता है अपर साइड ऑफ द पेटियोल का वो जल्दी होता है देन लोअर साइड ऑफ द लीफ, अपर साइड का जल्दी होगा। फिर फ्लावरिंग में ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग करेगा फ्रूट का, मतलब बराबर लाइन से करेगा पूरा, जैसे पाइनएप्पल में हो रहा है। इसका फिर रूट हेयर फॉर्मेशन देखना, ये रूट और रूट प्लांट के लिए। और ब्रेकिंग डोरमेंसी रहेगा इसका, सीड और बर्ड्स का, मतलब इथाइलिन भी क्या करेगी, डोरमेंसी को ब्रेक करेगी और इनिशिएट करेगी जर्मिनेशन को, कुछ सीरियल्स में, फ्रूट ट्रीज में, और किसमें, पोटैटो ट्यूबर्स में। मैं बोल रही हूँ, तुम लोग अपना लिख रहे हो। बढ़िया है। एब्सिशन मतलब, हाँ ठीक है। तो ये इंक्रीज इथाइलिन प्रोडक्शन जो है, जैसे ड्राई स्पेल होता है सूखे के टाइम पे, उससे भी एब्सिशन हो जाएगा लीव्स फ्लावर्स का। अगर ज्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन होगा वाटर लॉक प्लांट्स में तो इससे लीफ जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है, सेनेसेंस वो हो जाता है उसका। अब इनहिबिशन इफेक्ट इसका देखते हैं, तो वो किसमें दिखेगा, केस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ क्या रहेगा, कोई बर्ड्स लीव्स। अरेस्टेड डेवलपमेंट मतलब थोड़ा नहीं, मतलब जैसे कि एक जगह में जो डेवलपमेंट रहता है उस चीज को, तो वो ऐसा दिखेगा कि एक ही जगह पे बहुत सारे फूल है, एक ही जगह पे बहुत सारे फल है, तो वो इसकी वजह से रहता है, थाईलिन की वजह से। तो तुम लोग का शुरू से क्या क्या था, ये लिख लिए, ये तो नहीं लिखेगा, क्यों। उसके बाद नेक्स्ट क्या, नहीं हाँ इतना ही है आज का। इसके बाद एब्सिसिक एसिड और फाइटो, नहीं फोटो पीरियोडिज्म बचा है थोड़ा ही। लिखो जल्दी, इसको चिल करना है। इसके आगे का उसको भी कंप्लीट करो। तुम लोग ना अपने ना पैटर्न ऑफ राइटिंग थोड़ा बदल लो, जिससे ट्वेल्थ में दिक्कत ना हो।
एक तो तुम लोग आधा अधूरा आंसर लिखते हो, पूरा आंसर पता भी होता है, एक चीज वर्ड भूल जाओगे वहां पे। तुम लोग एक काम किया करो, आंसर्स निकाले करो, आंसर्स निकाल के जो वर्ड मेन मेन है उसको अलग से लिखा करो। जैसे वो टाइटल वॉल्यूम का ब्रीदिंग भूल गया है। मैं बोल रहा मैं लिख देता हूँ एग्जाम में भी। हो गया कंप्लीट।